मिसाइल उड़ते हुए ईरान से, ईरान ने फायर करा मिसाइल। पाकिस्तानी रडार ने मिसाइल को देखा मिसाइल को देखा। पाकिस्तानी रडार ने ईरानी मिसाइल को बोला अस्सलाम वालेकुम, उसने बोला वालेकुम सलाम, गिरी वहां पे, आउट, विकेट ले लिया उसने। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यार ये हमारा रडार काम नहीं करा। इनका रडार तब भी काम नहीं करा था जब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल गई थी। वो केस याद है आपको? पाकिस्तान की क्या गैस है जो शेख रशीद छोले और राजमा खाता, उसी से गैस बनाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में गैस नहीं है। ये झूठ बोलते हैं। सुई गैस भी खत्म हो गई इनकी, ठीक है, बलूचिस्तान में थी। मैं आज बोल रहा हूं, आप ये वीडियो सेव कर लेना। दूसरा एक्शन होगा और दूसरे एक्शन में आपको पता लगेगा कि किसने किसको मारा है, और फिर ये बोलेंगे कि 80 भी मुसलमान थे, तुस्सी भी मुसलमान। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करी, 9 बंदे मार दिए। खबर तो हमने आपको कल दी थी। अच्छा, 9 बंदे वो पाकिस्तानी थे। वो कौन थे पाकिस्तानी? वो बलोच थे जो कि पाकिस्तान के अंदर अटैक्स करते थे। वो अपनी आजादी की मुहिम कर रहे हैं, वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आया तो पाकिस्तानियों ने एयर स्ट्राइक करी और उनको मार दिया। ये कोई बदला नहीं होता यार, ये कोई बदला नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि ईरान ने आपके बंदे मारे हैं, आपने ईरान के क्यों नहीं मारे? आपने तो अपने ही बंदे मार दिए वहां पे, एंटी टेररिज्म के नाम पे। आपने ईरान के अंदर घुस के अपने बंदों को मारा, बात समझ में आती। इनको पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं मारते? वो तो भाई पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, वो तो भाग के चले जाते हैं कभी। ये पाकिस्तान ने नहीं करा। दोस्तों, इसके ऊपर ना एक और ड्रामा शुरू हो गया। पाकिस्तान के अंदर से अलग अलग आवाजें निकल रही हैं। ईरान को मारो, ईरान, ये सब तो ठीक है, ये मारो पीटो, ये पाकिस्तानियों को ये भाषा बहुत आराम से समझ में आती है। लेकिन आपको एक बात पता है? सोचिए, पाकिस्तान ने चाइना से कई जमीनें गिरवी रख के रडार खरीदे। क्या खरीदे? रडार। रडार का काम क्या होता है दोस्तों? पहले ये बताता हूं, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कौन से रडार खरीदे। रडार का काम ये होता है, रडार ऐसी एक छतरी जैसी लगी रहती है, कहीं किसी भी शेप का रडार हो सकता है आजकल। वो घूमता रहता है और वो देखता है कि कोई ऊपर से मिसाइल तो नहीं आ रही, कोई जहाज तो नहीं आ रहा दुश्मन का, कोई इनकमिंग ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा जिससे हमारे देश को खतरा है। तो ये जो है रडार, इसका काम है उसको आइडेंटिफाई करना। फिर उसके बाद रडार जो है लॉक इन करता है और फिर यहां से सरफेस टू एयर मिसाइल निकलती है। ये मिसाइल यहां से निकलती है, जैसे हमारी आकाश मिसाइल है, वो एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये मिसाइल निकलती है और आते हुए जो भी खतरे वाली चीज है, वो हवाई जहाज हो सकती है, मिसाइल हो सकता है, बम हो सकता है, उसको हवा में उड़ा देता है। तो पाकिस्तान ने खूब कर्ज वर्ज लिया, चाइना से जमीन वमीन गिरवी रखी, जो भी इन्होंने करा, नाचा गाया, हाथ पीटे, जो भी करा, इन्होंने 2 रडार अलग अलग किस्म के ले लिए। बोला कि साहब, इससे बढ़िया रडार दुनिया में नहीं है, और परिंदा भी पर नहीं मार सकता पाकिस्तानी एयर स्पेस पे। दोस्तों, ये रडार थे आईबिस 150 और JY-27A। ये चाइनीज रडार थे। अब ये चाइनीज रडार काम नहीं करे, ये काम नहीं करे। मिसाइल आई वहां से, मिसाइल उड़ते हुए ईरान से, ईरान ने फायर करा मिसाइल। पाकिस्तानी रडार ने मिसाइल को देखा मिसाइल को देखा। पाकिस्तानी रडार ने ईरानी मिसाइल को बोला अस्सलाम वालेकुम, उसने बोला वालेकुम सलाम, गिरी वहां पे, आउट, विकेट ले लिया उसने। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यार ये हमारा रडार काम नहीं करा। इनका रडार तब भी काम नहीं करा था जब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल गई थी। वो केस याद है आपको? देखिए स्क्रीन पे, याद है वो केस, जब भारत से एक सूखी ब्रह्मोस मिसाइल, प्योर वेजिटेरियन, उसके आगे कुछ नहीं लगा था, वो ऐसी चली गई इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल, और वो जो मिसाइल थी वो उड़ के गई 3-4 मिनट। पाकिस्तान में उड़ती रही। मियां चन्नू जहां एक जगह है, वहां पे जाके मिसाइल लैंड करी, और ये जितने भी जे जितने भी रडार हैं, सारे के सारे फेल। इनको पता ही नहीं कि मिसाइल आई है, ये बस देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है वहां पे। अरे ये है चाइनीज माल। अच्छा, फिर पाकिस्तानियों ने धमकी दी इनको कि हमारे पास ये चल रहा है, ये सब जैसे वो पाकिस्तानी पंजाबी मूवी होते हैं ना, मौला जट टाइप का, ए मौलिया, इस टाइप का। अब इन्होंने धमकी दे दी कि हमारे पास ऐसी मिसाइल हैं, गौरी हैं, गजनवी है, बाबर है, दुर्रा, पता नहीं कौन कौन सी इनके पास मिसाइल हैं। दोस्तों, ये सब झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। ये सारी की सारी चाइनीज मिसाइल है, ठीक है। ये साइकिल नहीं बना पाते यार, जो कौम साइकिल नहीं बना पाती, ठीक है, जो साइकिल नहीं बना पाती, आपको क्या लगता है मिसाइल बनाएगी? इन लोगों ने क्या करा कि चाइना से मिसाइल ली, मांगे तांगे की मिसाइल है, ठीक है, मिसाइल आ गई चाइना की मिसाइल, उसमें कुछ नाम होगा, चैंग चुंग चुंग जो भी नाम होगा, चाइनीज नाम। फिर इन्होंने क्या करा, उस मिसाइल के ऊपर, अच्छा
एक चीज पाकिस्तान में सस्ते में मिल जाती है, वो पेंट। पूरी मिसाइल पे करा हरा पेंट कर दिया मिसाइल पे, उस पे बनाया चांद सितारा, उस पे लिखा पाकिस्तान, उसके ऊपर लिखा बाबर, गजनवी, गौरी, अजीब अजीब जो नाम थे फॉरेन इन्वेडर्स के, वो सारे नाम दे दिए और दुनिया को डराते हैं। वो चाइनीज मिसाइल हैं, अब पता नहीं वो चलती ही नहीं चलती, किसी को नहीं पता। वो जब फायर करोगे तो वहीं पे गिर जाओगे। जैसे 4-5 पुरानी दिवालियों के रॉकेट होते हैं ना, 4-5 साल पुराने, कहीं बेसमेंट में किसी को लेकर फुस हो गए। तो यही है चाइनीज माल। अब क्या हुआ कि इनके रडार हो गए फेल। अच्छा, एक तो इससे इनका दिल टूटा कि रडार फेल हो गया। दूसरा पता है आपको, पता है कैसे दिल टूटा पाकिस्तानियों का? चाइना ने एक बयान दिया। कंडेम किसने करा? सोचो, कंडेम किसने करा? निंदा किसने करी? निंदा करी अमेरिका ने, निंदा करी अमेरिका ने ईरान की। बोला कि ईरान ने क्यों पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। वो इराक के ऊपर, सीरिया, वो अलग चीज है, लेकिन स्पेसिफिकली टू पाकिस्तान उन्होंने बोला कि भाई आपने क्यों पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल मारी, हम इस चीज को कंडेम करते हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अमेरिका ने बोला। पाकिस्तानी कहते हैं यार अब्बू तो पाकिस्तान का चाइना था। हाँ, मेजर आर्या भी है, वो अलग चीज है, लेकिन एक अब्बू, उनको 2-4 अब्बू हैं, उसमें से एक मेजर आर्या है, पर उनका एक अब्बू चाइना भी है। तो बोला कि चाइना ने क्यों नहीं करा? चाइना ने पता क्या बोला? चाइना ने बोला अच्छा चलो हम दोनों सुलह करवाते हैं। सुलह करवाना तो दोस्तों सबसे अच्छी हल्की चीज होती है। सुलह करवाने में पैसे नहीं खर्च होते। सड़क पे देखिए लड़ाई, एक दूसरे को चाटे मार देते हो, एक अंकल बीच में, बेटा मत लड़ो, ऐसे थोड़ा ना, बच्चों ऐसी हरकतें मत करो। तो चाइना वो अंकल का रोल प्ले कर रहा है। इसमें पाकिस्तानियों को बड़ा दिल टूटा यार। अब मैं सीरियस बात आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानियों को बड़ा दिल टूटा। पाकिस्तानियों ने बोला कि यार देखो, हमारी तो दोस्ती उनसे शहद से मीठी है, हमारी दोस्ती तो हिमालय से ऊंची है, हमारी दोस्ती तो समुद्र से गहरी है। चाइना ने हमें सपोर्ट क्यों नहीं करा इसमें? चाइना को बोलना चाहिए था ईरान गलत है, अगर तुमने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो हम तुम्हारी आंखें निकाल देंगे, गोटियां खेलेंगे, जो भी डायलॉग बाजी है ये चाइना को करनी चाहिए थी। चाइना ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। चाइना ने बोला देखो लड़ाई वड़ाई बंद करो अपनी, ठीक है ना, बी मैच्योर, डोंट फाइट लाइक दिस। और फिर चाइना ने बोला कि हम मध्यस्थता करेंगे दोनों के बीच में। तो ये चाइना का रोल था जिससे पाकिस्तानियों का दिल टूटा। अब मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या है दोस्तों। चाइना ने ऐसा करा क्यों? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और आई थिंक पूरा जो मैं आज का वीडियो है ना, उसका सार इसी में है कि चाइना ने ऐसा करा क्यों और चाइना को दोनों मुल्कों से क्या फायदे हैं। देखिए, पाकिस्तान को एक बड़ी गलतफहमी है, एक शेर है पुराना कि ये ना मैं बहुत अहम था, ये मेरा वहम था, ऐसी कुछ है, तुकबंदी करके एक शेर किसी ने बना रखा है। पाकिस्तान को ये वहम था कि वो बहुत अहम था। ये पाकिस्तान के ऊपर शेर है। तो भैया क्या हुआ कि इनको तो ऐसा लगता है कि इनके बिना घड़ी दुनिया भर की है, वो टिकटॉक नहीं करती, ठीक है ना, इनको ऐसा लगता है पाकिस्तानियों को। क्या है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीन दे रहा है चाइना को, और चाइना इसीलिए पाकिस्तान को पसंद करता है और पाकिस्तान की हरकतें झेलता है। पसंद नहीं करता, उनकी हरकतें झेलता है। लेकिन चाहिए क्या यार चाइना जैसी इकोनॉमी को? चाहिए क्या चाइना जैसी इकोनॉमी को? भैया चाहिए तेल, और ईरान के पास है तेल का खजाना। अब दोस्तों मैं आपको यह बताता हूं कि ईरान के तेल का खजाना क्या है, ईरान की इकोनॉमी क्या है, ईरान की फौज क्या है। और ईरान में पता है सबसे बड़ी बात जो पसंद आती है चाइना को, बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ईरान में कंपैरेटिव स्टेबिलिटी है। जाहिल नहीं है ईरानी लोग, उनके जो मुल्ले मौलाना ऊपर बैठे हैं वो क्रैक हैं, दे आर कंप्लीट लूनेटिक्स। लेकिन आम ईरानी स्टेबल है, आम पाकिस्तानी अनस्टेबल है। पाकिस्तानीज आर हाईली अनस्टेबल, हाईली अनएजुकेटेड, हाईली अनस्टेबल। ईरानी काफी हद तक स्टेबल है। अब मैं आपको बताता हूं इनके पास पैसे कितने हैं। चीन है ना बैठा ऊपर, चीन देख रहा है पैसे कितने हैं। अब ये कहते रहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन है। चीन कहता हमने क्या करना तेरे न्यूक्लियर वेपन के साथ है, हट हट रह कोने में चल। अब आई बात इकोनॉमी की, फिर मैं बात करूंगा हथियारों की, और मैं आपको एक एक बात बताऊंगा किसके पास क्या है और आखिर चीन को दोनों में से चाहिए क्या। इसलिए चीन ने दोनों की बात करी। चीन ने कंडेम नहीं करा ईरान को, उनको पता है कि भारी इसमें ईरान है। ये तो फोकटियां हैं, ये तो मांगने के लिए पहुंच जाते हैं, ये तो भिखारी हैं पाकिस्तानी। देखिए जब ईरानी अगर जाएगा ना, ईरानी राष्ट्रपति, वो बात करेगा चाइना से बिजनेस की, वो डील की बात करेगा। वो कहेगा अच्छा हम आपको ये देंगे, आप हमें क्या दोगे। वो पैसे की बात करेगा। ये एक ही एजेंडा, ये टाई वाई लगा के सेंट वेंट छिड़क के कटोरा लेके सामने पहुंच जाते हैं। भाईजान बड़े दिन हो गए मिला नहीं, बड़ी याद आ रही थी आपकी। ये होता है इनका आर्मी चीफ भिखारी, इनका प्रधानमंत्री भिखारी, इनका राष्ट्रपति भिखारी, इनके
कौम का बंदा बंदा भिखारी यार। ठीक है, अब देखिए ये कंपैरेटिव देखिए दोस्तों, ईरान की जो इकोनॉमी है वो है 454 बिलियन यूएस डॉलर्स की, 454 बिलियन यूएस डॉलर्स की। और ये जो इकोनॉमी है ये है वर्ल्ड की 29th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है दोस्तों वो है 314 अरब डॉलर की, और ये है 41st यानी कि 41वीं इकोनॉमी दुनिया में। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो मैंने इकोनॉमी की आपको बात बताई ना, यानी कि जीडीपी के हिसाब से ईरान, मैं बता रहा हूं आज की तारीख में ईरान 1.5-2 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है कायदे से। ये तो इनके ऊपर इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने इतने सैंक्शन लगा रखे हैं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अगर ईरान सिर्फ अपना तेल बेचे तो ईरान वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज में आ सकता है पैसे के मामले में। तेल का भंडार है ईरान में, तेल का भंडार है ईरान में यार, ऑयल एंड गैस मतलब बेइंतहा। लेकिन उनको बेचने का अलाउड नहीं है, आप इसको नहीं बेच सकते। अगर आप ईरान को सऊदी अरब के बिल्कुल साथ रख दें कि सऊदी अरब जैसी फैसिलिटी ईरान को मिले, जो कि नहीं मिलनी चाहिए, जैसा मैंने बोला उनके मौलाना मुल्ले सब पागल ऊपर बैठे हैं, क्रैक बैठे हैं बिल्कुल। और सऊदी अरब वाले बहुत मैच्योर हैं, ये भी मैं मानता हूं कि सऊदी अरब वाले काफी मैच्योर हैं इस मामले में। अगर दोस्तों आप वही फैसिलिटी ईरान को देना तो ईरान किसी के पकड़ में ना आए, ईरान के पास इतना माल है जमीन के नीचे। ठीक है, तो आपने देख लिया कितना डिफरेंस है दोनों की इकोनॉमी में, राइट। अब हम आते हैं तेल के भंडार की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं ईरान की, तो ईरान के पास 15753000000 पता नहीं क्या कितने बिलियन, ठीक है, इनके पास है ऑयल रिजर्व, जो कि वर्ल्ड का 9.5% है, यानी कि दुनिया का लगभग 10%, लगभग 10% तेल ईरान के पास है। 9.5 है, मैं 10 राउंड ऑफ करके बता रहा हूं, लगभग 10% पूरी दुनिया का जो तेल है ईरान, जो ईरान को बेचने नहीं दिया जाता यार, बेचना अलाउड नहीं है उसको, यही दे कैन नॉट सेल। तो इंडिया ने पहले कुछ खरीद लिया था, कुछ चीन ने खरीद लिया, कुछ इसने खरीद लिया, रूस तो खरीदेगा नहीं, रूस के पास खुद तेल के भंडार है, और दुनिया गाड़ी चलनी है तेल से चलनी है। तो ऑयल का जो मामला है वो ईरान का बड़ा सॉलिड है, 10% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व्स दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। जहां तक पाकिस्तान के तेल की बात है, पाकिस्तान के पास कुछ ये 353 कुछ इनके 35 मिलियन बैरल्स का ऑयल रिजर्व है, विच इज 0.021। और ये भी मैं कह रहा हूं, ये जो तेल है ना, जमीन का नहीं है, पाकिस्तानी लोगों का जो तेल निकाल रखा है उस तेल की बात कर रहा हूं पाकिस्तानी। मैं तो कन्विंस नहीं हूं कि पाकिस्तान के पास तेल है, झूठे हैं सब, मक्का रहे हैं लोग, राइट। अब देखो, अब बात करते हैं गैस की। गैस है ईरान के पास 120138200 मिलियंस ऑफ क्यूबिक स्क्वायर फीट ऑफ गैस, विच इज 17.3% ऑफ वर्ल्ड शेयर, यानी कि दुनिया का 17.3% दुनिया की जो गैस है वो ईरान के अंदर है। पाकिस्तान की क्या गैस है? जो शेख रशीद छोले और राजमा खाता उसी से गैस बनाता है, इसके अलावा पाकिस्तान में गैस नहीं है। ये झूठ बोलते हैं। सुई गैस भी खत्म हो गई इनकी, ठीक है, बलूचिस्तान में थी। और सुई गैस का क्या है यार? सुई गैस का क्या है? जो बलूचिस्तान में गैस निकलती है पाकिस्तान की, वो तो पंजाब चली जाती है। बलोच की चूल्हा सूखा है, उसका चूल्हा जलता नहीं है बलोच का, सारे के सारे पाकिस्तानी पंजाबी खा जाते हैं, राइट, इनकी गैस चोरी करके। और वही जिसको बड़े शान से ये लोग सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, पीओके को सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, वहां पे ये बिजली बनाते हैं 1 यूनिट 4 रुपए की, और वहां के लोगों को बेचते हैं 45 रुपए की। वो लोग भी सड़क पे आ गए। यहां पे बलोच कह रहे हैं चोर है, वहां पे वो इनके जो पीओके वाले हैं वो कह रहे हैं चोर है। तो ये तो पाकिस्तान का हाल है। तो इनकी सारी गैस लाहौरियों के पेट में बनती है, जैसे शेख रशीद, ठीक है, रावलपिंडी का शेख रशीद, जो वो मुंह से गैस निकालता ना 5 किलो के, दैट इज पाकिस्तान नेचुरल रिसोर्स। ये पाकिस्तान का टैलेंट है शेख रशीद पैदा करना, ठीक है दोस्तों। जहां तक फौज की बात है, दोनों की लगभग फौज बराबर है, ईरान की और पाकिस्तान की लगभग बराबर फौज है। पाकिस्तान की 6.5 लाख है, इनकी 6.25 लाख के आसपास है, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है इनकी फौज में। पाकिस्तान के पास दोस्तों तकरीबन 1400 एयरक्राफ्ट हैं, ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ 500 हैं, राइट। लेकिन उसमें से जो एयरक्राफ्ट हैं वो ईरान में बने हुए हैं, पाकिस्तान के मांगे तांगे के हैं। JF-17 थंडर जो है वो खुद चाइना इस्तेमाल नहीं करता, पाकिस्तान के अंदर बनाता है, पाकिस्तान को चेपता है, पाकिस्तान खरीदता है मजबूरी में, पप्पा ने बोला है तो खरीदना पड़ेगा। अब देखिए एक और बात बताता हूं दोस्तों आपको,
एक दूसरे की गर्दनें काटने वाले ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री क्या बोल रही है? ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है कि पाकिस्तानी तो साडे भरा हैं। पाकिस्तान भी कह रहा है कि ये भी साडे भरा हैं। तो दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं कि असी भी मुसलमान तो तुसी भी मुसलमान, आओ गले लगो। ये पहले गले लगते हैं, फिर एक दूसरे की पीठ में कमर पे खंजर ये लोग उतार देते हैं। दोनों के दोनों एक जैसे हैं ना, माइंडसेट एक जैसा है, आइडियोलॉजी एक जैसी है। तो दोनों एक दूसरे को भाई बोल रहे हैं और दोनों एक दूसरे पे मिसाइल मार रहे हैं, हवाई हमले कर रहे हैं, और दोनों भाई हैं एक दूसरे के। अब ये कैसे भाई हैं? भगवान इस भाईचारे से बचा। अगर ऐसे किसी को भाई मिल जाए तो फिर दुश्मन की क्या जरूरत है? मैं एक और बात बताऊं आपको, मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूं, कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि दूसरा एक्शन हुआ है। मैं आज बोल रहा हूं, आप ये वीडियो सेव कर लेना, दूसरा एक्शन होगा और दूसरे एक्शन में आपको पता लगेगा कि किसने किसको मारा है, और फिर ये बोलेंगे कि अस्सी भी मुसलमान ते तुस्सी भी मुसलमान। ठीक है नहीं? एक दूसरे की फिर गर्दनें ये लोग रेदेंगे दोस्तों। तो यहां पे होता है एपिसोड खत्म। अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। तो दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर्स में जो पहला क्वेश्चन है ये है उदित केशव जी का। ये कहते हैं नमस्कार सर। नमस्कार उदित जी। ये जो दुनिया भर में चल रहा है, टर्मोइल चल रहा है, उथल पुथल चल रही है, क्या हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं ये चुपचाप भारत में बैठे रहेंगे, और हम इनके साथ कैसे डील करेंगे? देखिए, जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, अगर वो कानून तोड़ते हैं तो सरकार कानून उनके साथ करेगी। अगर वो प्रोपेगेंडा करते हैं तो फिर आपकी और मेरी जिम्मेदारी है उदित जी, आपकी और मेरी जिम्मेदारी। हर चीज सरकार करेगी ऐसा हमें सोचना नहीं चाहिए। फिर हमारी जिम्मेदारी कहां गई? हम भी तो नागरिक हैं इस देश के, हम भी तो यहीं पे पैदा हुए हैं, ये देश हमारी भी तो माँ है। तो कोई अगर गलत काम करता है तो उसको लीगल दायरे के अंदर, कानूनी दायरे के अंदर हमें काउंटर करना पड़ेगा। तो कुछ जिम्मेदारी आप उठाइए, कुछ हम उठाते हैं, कुछ हमारे और भाई बहन उठाएंगे, और ये मामला भी सेट हो जाएगा। कौन है यार, मुट्ठी भर लोग हैं, इनको सेट करने की थोड़ा ना कोई ज़्यादा कोई चैलेंजिंग टास्क है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। प्रथा विदस्वानी, जय श्री राम सर। जय श्री राम प्रथा जी। मेरा ये सवाल है कि अगर एक सिचुएशन आप सोचिए जहां पे हम लोग टू फ्रंट वॉर हमारा हो जाए, एलओसी और एलएसी का, तो इंडिया इसको कैसे हैंडल करेगा? और आपको लगता है कि कौन एलाइज होंगे जो भारत की साइड में रहेंगे? देखिए, टू फ्रंट वॉर के लिए भारत को ना कभी एलाइज की जरूरत पड़ी है, ना आगे भारत को एलाइज पड़ा। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं, और ये टू फ्रंट वॉर है जो आपने एलओसी एलएसी का करा, इसके लिए भारत तैयारी कर रहा है। नए नए वेपन सिस्टम्स आ रहे हैं, नई नई जिसको कहते हैं स्ट्रैटेजीज बन रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, हर समय कभी हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये मिसाइल्स आ गई हमारी, ये अग्नि मिसाइल आ गई है लेटेस्ट, हमारा अगर कोई राइफल आ गई है, या हमारी कोई रडार बन गए हैं नए, और भी मतलब दसियों चीज़ें, नया किस्म का हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर है, दुनिया भर की चीज़ें जो हो रही हैं। तो इस तरीके से हम अपने आप को बढ़ा रहे हैं, अपने आप को कैपेबल कर रहे हैं टू फ्रंट वॉर के लिए। और इसकी बिल्कुल भी आई कैन टेल यू, आई कैन अश्योर यू, इसमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब इनको खुजली होगी तो इनकी खाज हम मिटा देंगे। ये सवाल है ट्रिक 5652, क्या भारत के पास एम्युनिशन है एक लंबी लड़ाई लड़ने का? क्योंकि हमारे मेजर सप्लायर रशिया और इजराइल ऑलरेडी वॉर में हैं। क्या यूएसए हमें देगा एम्युनिशन अगर हम जंग में जाएंगे? और क्या हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तेज कर दिया है? बिल्कुल। देखिए, पूरा जो आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम है वो इसी पे है। और हमारी सबसे बड़ी सीख कौन सी ली है जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने ली है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बारे में? जो हमने रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से हमने लिया है, सबसे बड़ी हमारी सीख यही है कि यू हैव टू हैव एन इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग बेस। विदाउट इट यू कैन नॉट फाइट। आप नहीं लड़ सकते, आप जो मर्जी कर लो, आप नहीं लड़ पाओगे। आपके पास खुद की फैक्ट्री होनी चाहिए, खुद की एमुनिशन, खुद के आर्म्स, खुद का इकोसिस्टम होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रॉब्लम यह है कि बहुत समय तक हमने इन चीज़ों को निगलेक्ट करा। हमने बोला कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने बहुत निगलेक्ट करा उन चीज़ों को, और हम सफ़र भी करा हमने, क्योंकि चेक काट के बाहर से लाना बड़ा आसान था। अभी भी हम चेक काट के बाहर से चीज़ें ला रहे हैं, ठीक है, राफेल बाहर से आया है, और भी चीज़ें बाहर से हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हर रोज़ इसके ऊपर काम हो रहा है। अचानक एक दिन आप नहीं कह सकते कि कल से हम कुछ नहीं लेंगे बाहर से, आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि इतने सालों से आप बाहर ही से लेते आ रहे हैं। आपका सिस्टम ही इंपोर्ट पे बेस्ड था। आपकी मोर देन 65% आपकी सारी इक्विपमेंट रशियन ओरिजिन की है। तो भैया, भारत का बनाएंगे तो आप ये नहीं उम्मीद रख सकते कि 5-6 साल में सब कुछ हो जाएगा। इसमें टाइम लगेगा, और इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि डिफेंस का मामला ही ऐसा होता है, इसमें लगता है टाइम।
आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, आप पार्टनरशिप्स लाएंगे, आप फैक्ट्री सेटअप करेंगे, फिर धीरे 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 उनकी ट्रायल होगी, टेस्ट होगी उनके, फिर उसके बाद जाके वो एक्सेप्ट होंगे आर्मी में। इट्स एन एंटायर प्रोसेस, ठीक है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस पथ पे बड़ी तेजी से अग्रसर हैं। आखिरी सवाल है, ये कहते हैं यश नोएडा से। हेलो यश जी, आप नोएडा में रहते हैं, मैं भी नोएडा में रहता हूँ, गुड। आपने मेंशन करा था वीडियो में दैट ईरान को मेन स्ट्रीम करना चाहिए अगर पाकिस्तान को सर्कमवेंट करना है, ताकि यूएस सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान पहुंच जाए थ्रू ईरान। बट ईरान क्यों अलाउ करेगा यूएस को पोर्ट्स बिल्ड करना अगेंस्ट अफगानिस्तान या अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोपोगेट करने के लिए? क्या ईरान और यूएस एनिमीज नहीं है? पाकिस्तान को कैसे सर्कमवेंट करा जा सकता है? पाकिस्तान को ऐसे पाकिस्तान के अराउंड कैसे जाया जा सकता है, सर्कमवेंट? देखिए ऐसा है ना, आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसी दुश्मनी कभी नहीं होती जियो पॉलिटिक्स में। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। ये सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से होती रहती है। डॉक्टर जयशंकर गए, ईरान गए। मुझे ऐसा लगता है कि जो मीडिया नहीं बता रहा है, क्योंकि मीडिया को खुद नहीं पता, मीडिया को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ये पैगाम लेके जरूर गए हैं डॉक्टर जयशंकर अमेरिका की तरफ से, वेस्ट की तरफ से ईरान को। आज की तारीख में लड़ाई है, लेकिन अगर आप आम ईरानी को देखेंगे, दे डोंट हेट द वेस्ट। देखिए ना, आप समझिए ईरान में प्रॉब्लम क्या है। जो उनके एलिट हैं, जो मौलानाज हैं, जो ऊपर मुल्लाज हैं, जो ईरान को रन करते हैं, ठीक है, जो काले काले कपड़े पहनते हैं, वो लोग हैं जिनके अंदर रिलीजियस हेट्रेड है टुवर्ड्स एनीथिंग। वो सबको हेट करते हैं वो लोग। तो आपको ये फैक्ट समझना पड़ेगा कि कोई क्लैरिटी नहीं होती इसमें 100% कभी भी कि ये हमारा दोस्त है, ये हमारा दुश्मन है। अगर कल ईरान के साथ कोई सेटलमेंट हो जाता है, ईरान ये कह देता है कि हम इजराइल को अटैक नहीं करेंगे या हम इजराइल के खिलाफ कोई आतंकवादी संगठन नहीं करेंगे, तो हो सकता है दुनिया बोल देगी ठीक है, आप अपना तेल बेच लो। आपको ये सोचना पड़ेगा ना। अगर आप एक आइडियोलॉजिकल रेजिम रन करते हैं 24 घंटे, आपका यही दिमाग में रहता है कि जिहाद फी सबिलिल्लाह, इन चीज़ों के पैर नहीं होते। मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज़ें कभी लास्ट नहीं करती। मुल्कों का ये काम है, अपने लोगों के लिए अच्छा काम करो, अपने लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ दो, पैसा कमाओ, इकोनॉमी फिट रखो, डिफेंस फिट रखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब फिट रखो, बाकी ठीक है। हम जिहाद करेंगे, ये कोई, देखो ये सब, ये ईरान को भी ये सब भूल जाना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ होता नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं है। कल फिर यहूदी घूम के मारेगा इनको, फिर ये रोएंगे, फिर इस्लामोफोबिया का कार्ड भी खेलेंगे कि मार दिया बहुत जोर से। तो ये सब नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों, ये कैसा लगा वीडियो आज का? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।